नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। दोस्तों, एक बात आपको बता दें, आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसमें देखिए आज हम क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, इसमें हम सबसे पहले एजुकेशनल, देखिए टॉपिक जो हमारा है आज का वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान पहले ही स्टार्टिंग में आपका जो सिलेबस है, चाहे आप राजस्थान रीट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सी टेट की, आपका जो मनोविज्ञान का जो सिलेबस है, सिलेबस में आप देख लीजिए शैक्षिक मनोविज्ञान दिया होगा। उसमें छोटे छोटे महत्वपूर्ण पॉइंट दिए होंगे, जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र, तो शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य क्या हैं और शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व क्या है, कक्षा कक्ष में शिक्षक का नेतार्थ क्या है, कक्षा कक्ष में शिक्षक का नेतार्थ क्या है, ये सारे के सारे टॉपिक हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सरल भाषा में। आज के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करना है, क्योंकि दोस्तों आपका हर लाइक, हर कमेंट हमें और भी बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो इसलिए दोस्तों कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, शैक्षिक मनोविज्ञान में पहला जो टॉपिक है, देखिए पहला टॉपिक है, क्या दे रखा है, शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ। शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ को समझेंगे। तो इसमें क्या समझेंगे, समझिए। देखो, शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया में बालक के व्यवहार, जैसे मान लो सपोज दैट आपके सामने ये बच्चा है, क्या है, ये बच्चा है, इस बच्चे का क्या है, इस बच्चे का व्यवहार, बालक के व्यवहार और उसकी सीखने की प्रक्रिया, इस बच्चे की सीखने की प्रक्रिया और उसकी आवश्यकताएं, यानी इस बच्चे की आवश्यकताएं और उसकी क्षमता और उसकी रुचियों और उनके जो विकास हैं और उसके विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। इसी को हम क्या कहेंगे, शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ के अंतर्गत यही सारी बातें आएंगी। सिंपल लैंग्वेज में आगे बात करेंगे, पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझो। देखो, शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, जो शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया में बच्चा है, बच्चे के व्यवहार, उसकी बच्चे की सीखने की प्रक्रिया, उसकी आवश्यकताओं और उसकी क्षमताओं और जो बच्चा है बच्चे की रुचियों, उनके विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो चलिए, अर्थात देखिए यहाँ पे एक सिंपल शब्दों में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अर्थात करके हमने क्या लिखा है, अर्थात करके हमने लिखा है यहाँ पे देखो, शैक्षिक मनोविज्ञान यह समझाता है कि बच्चा कैसे सीखता है, क्यों सीखता है और सीखते समय उसका व्यवहार कैसा है। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या समझाता है कि जो बच्चा है ये बच्चा कैसे सीखता है और ये बच्चा क्यों सीखता है, सीखने का उसका व्यवहार कैसा है। तो यह व्यवहार, सीखने का व्यवहार कैसा है, यही हमें शिक्षा मनोविज्ञान समझाता है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ उम्मीद करूंगा आपके समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए, अर्थात आपने क्या समझा, आपने समझा कि भाई शैक्षिक मनोविज्ञान है, शैक्षिक मनोविज्ञान हमें क्या समझाता है, शैक्षिक मनोविज्ञान हमें समझाता है कि ये बच्चा है, बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है, और बच्चा क्यों सीखता है और सीखते समय इस बच्चे का जो व्यवहार है वो कैसा है, ठीक है। शिक्षण अधिगम स्थिति में बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। यानी सिंपल शब्दों में अगर आपको लिखना है
अगर आप डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो तो आपको लिखना है तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। उम्मीद करूंगा ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलो इसके बारे में समझो थोड़ा। देखो बच्चा कैसे सीखता है, ये जो बच्चा है कैसे सीखता है, क्यों सीखता है, किस वातावरण में सीखता है, किस वातावरण में अच्छा सीखता है। यानी बच्चा जो है, बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा क्यों सीखता है और बच्चा किस वातावरण में अच्छा सीखता है। इस बच्चे की समस्याएं क्या हैं, यानी जिस बच्चे को आप सिखा रहे हो उस बच्चे की समस्याएं क्या हैं, उसका विकास कैसे होता है, उसका विकास जो है वो कैसे होता है। इन सब का अध्ययन शैक्षिक मनोविज्ञान है। इन सब का अध्ययन क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। ये बात आपकी समझ में आई होगी। यहाँ तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी समझने में। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए अगली हेडिंग हमारी है, वो है शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र। दोस्तों ये टॉपिक जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने सीमित शब्दों में इसे समेट दिया है। चलो समझिए। तो दोस्तों समझिए इसे अच्छे से। देखो यहाँ पर हेडिंग क्या है, वो है शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र। अब शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी हेडिंग हो गई, ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र, यहाँ पे देखो शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र विद्यार्थी, शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र विद्यार्थी, अधिगम की प्रकृति, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, प्रेरणा यानी मोटिवेशन, मानसिक स्वास्थ्य, मापन मूल्यांकन तथा बालक का वैज्ञानिक अध्ययन है। बात समझ गए आप। शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्रगत आपको जितनी बातें मैंने बताई हैं ये सब बातें आएंगी। कौन कौन सी, देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र विद्यार्थी और अधिगम की जो प्रकृति है, अधिगम की प्रकृति आएगी, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया आएगी, बच्चे का व्यक्तित्व आएगा, प्रेरणा आएगी, मानसिक स्वास्थ्य आएगा, मापन मूल्यांकन, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन यानी संपूर्ण बाल विकास का क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन, यह मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब इसमें से कुछ पॉइंटों को हम आपको समझाते हैं, क्योंकि अगर हम सारे पॉइंट लेंगे तो ये जो वीडियो है ना वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर में चली जाएगी। इसलिए हम मोटी मोटी बातें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि भैया हेडिंग जो है वो है अधिगम सीखने की प्रक्रिया यानी अध्यापन सीखने की प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें समझो, देखो इसके अंतर्गत क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत क्या आएगा, अध्यापन सीखने की प्रक्रिया है हेडिंग। तो देखो शिक्षण सिद्धांत, इसमें आएगा प्रभावी शिक्षण के सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत प्रभावी हैं शिक्षण में। नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ एवं रणनीतियाँ। इसके बाद है कक्षा कक्ष, ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट। इसके बाद है मोटिवेशन और फिर है रीफोर्समेंट, ठीक है। अध्यापन सीखने की प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत क्या है, प्रभावी शिक्षण के सिद्धांत हैं, शिक्षण विधियां हैं और क्लासरूम मैनेजमेंट है। इसके बाद मोटिवेशन और रिफोर्समेंट। इतनी बात आपकी समझ में आ रही होगी। इन सारे शब्दों से आप परिचित होंगे, ठीक है। इसमें ऐसा कोई सा भी शब्द नहीं है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। चलिए आगे बढ़िए, वीडियो के अंत तक सारा आप समझ जाओगे। चलिए यहाँ पे समझिए आप। तो देखिए यहाँ पे है जो हेडिंग है वो है मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श यानी मेंटल हेल्थ एंड गाइडेंस। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो मानसिक स्वास्थ्य का महत्व किसके, मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य का महत्व, तनाव, चिंता, अनुशासन समस्याएं, छात्र परामर्श एवं मार्गदर्शन और व्यवहार समस्याओं का समाधान किसके अंतर्गत आएगा, ये मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श के अंतर्गत आएगा। ये सारे पॉइंट जो हैं बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श को लेकर हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें मापन एवं मूल्यांकन, ठीक है, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। तो देखो यहाँ पे समझो इसमें क्या है, देखो अचीवमेंट टेस्ट है,
ठीक है, बच्चे का भाई मूल्यांकन भी तो करना होगा। तो उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट, इसके बाद है बुद्धि परीक्षण यानी आईक्यू टेस्ट, इसके बाद है आकलन के प्रकार यानी आकलन के प्रकार कौन कौन से, प्रारूपिक, पारदर्शी और समग्र मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक मूल्यांकन। अगर हम इनके देखिए एक एक पॉइंट को अगर हम खोल खोल के पढ़ेंगे ना तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे की वीडियो होगी, 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो इसलिए हम एक एक पॉइंट को बिल्कुल डीप में जाके नहीं जाएंगे, ठीक है, डीप में नहीं जाएंगे, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श के अंतर्गत क्या आएगा और मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आएगा, और बकाया उपलब्धि परीक्षण क्या होता है सबको पता है, आईक्यू टेस्ट क्या होता है इसकी भी नॉलेज है आपको, आकलन के प्रकार हैं जो प्रारूपिक, पारदर्शी, समग्र मूल्यांकन इनके बारे में भी जानते हो, और गुणात्मक मात्रात्मक मूल्यांकन क्या होता है इसके भी बारे में आपको जानकारी है। तो मैंने कहा था ऊपर ऊपर से आपने लोग देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखो अगली हेडिंग है यहाँ पे दोस्तों, वो है व्यक्तित्व का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखो व्यक्तित्व की अवधारणा दोस्तों ये शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे हैं अभी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे हैं। व्यक्तित्व की अवधारणा, व्यक्तित्व के सिद्धांत, इसमें सिद्धांत किस किस का, फ्रायड का है, जुंग का है और आलपोर्ट का है, इसके बाद वाटसन का भी है। इसके बाद है दोस्तों व्यक्तित्व मापन की विधियाँ जो आपने पढ़ रखी हैं, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी वाली विधियाँ, ये सब आएगा। ठीक है, आगे देखिए अगली हेडिंग, जो दोस्तों अगली हेडिंग है आपकी वो है प्रेरणा यानी मोटिवेशन का अध्ययन। तो प्रेरणा के अंतर्गत क्या है, देखो इसमें आंतरिक प्रेरणा एवं बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा अच्छी तरह से मैं समझा चुका हूँ, तो इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। मैस्लो की आवश्यकताओं का सिद्धांत ये भी समझा चुका हूँ, प्रेरणा बढ़ाने के उपाय। ठीक है, तो ये जो हैं ये तीनों मोटिवेशन के अंतर्गत आएंगे जब मोटिवेशन का अध्ययन करोगे तब। अगला देखिए, ये क्षेत्र चल रहे हैं किसके, शैक्षिक मनोविज्ञान के, अभी तक क्या चल रहा है, क्षेत्र चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग देखिए यहाँ पे बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या है दोस्तों, बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें क्या है, विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत किस किस के हैं, प्याजे है, वाइगोत्स्की है और कोहलबर्ग है। इसके बाद है भाषा विकास, भाषा विकास में जैसे नॉम चॉम्स्की का विकास है। इसके बाद है नैतिक विकास यानी कोहलबर्ग का, और संज्ञानात्मक विकास, जैसे संज्ञानात्मक विकास में आपका प्याजे हो जाएगा और वाइगोत्स्की हो जाएगा। ये वाइगोत्स्की आपका सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा, लेकिन इसका जो सामाजिक विकास सिद्धांत दिया है लेकिन ये आएगा संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही। ठीक है, ये सब क्या है, ये बाल विकास में चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद देखिए अधगम कठिनाइयाँ, तो अधगम कठिनाइयाँ क्या हैं भाई, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैकुलिया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, ये दोस्तों अधगम कठिनाइयाँ हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग, जो अगली हेडिंग हमारी आई है वो है शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति। और अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान के, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र। अब यहाँ से जो हेडिंग है दोस्तों वो है मनोविज्ञान की प्रकृति। अब देखो मनोविज्ञान की प्रकृति को एक एक हेडिंग करके हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मेन हेडिंग आपको बता रहे हैं, मेन हेडिंग कौन कौन सी हैं, हमने कौन कौन सी हेडिंगों को यहाँ पे चुना है। ठीक है, प्रकृति बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं लेकिन हमने जो मेन पॉइंट हैं उनको ही लिया है। पहला देखो वैज्ञानिक प्रकृति, नेक्स्ट है व्यवहारिक प्रकृति, इसके बाद है अनुपयुक्त प्रकृति, इसके बाद लिया है सकारात्मक या उपयोगी प्रकृति, इसके बाद है विकासात्मक प्रकृति। ठीक है, हमने 5 पॉइंट लिए हैं प्रकृति के बारे में। अब देखो वैज्ञानिक प्रकृति के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं वैज्ञानिक प्रकृति। तो वैज्ञानिक प्रकृति में क्या है, देखो शैक्षिक मनोविज्ञान जो है, शैक्षिक मनोविज्ञान में वैज्ञानिक तरीका होता है, जैसे मान लो अवलोकन करना, प्रयोग करना, परीक्षण व मापन पर आधारित है। ये सब क्या है, ये वैज्ञानिक प्रकृति है। यह तथ्य आधारित सत्यापन योग क्या करता है, सत्यापन योग निष्कर्ष देता है। तो ये क्या है, वैज्ञानिक प्रकृति है। वैज्ञानिक प्रकृति के अंतर्गत क्या आएगा, अवलोकन है, प्रयोग है, परीक्षण व मापन। ठीक है, ये सब आएंगे वैज्ञानिक प्रकृति के अंतर्गत। यहाँ पे दोस्तों वैज्ञानिक पढ़िएगा। नेक्स्ट है व्यवहारिक प्रकृति। अब देखो व्यवहारिक प्रकृति में किस प्रकार से समझोगे, देखो जो ये व्यवहारिक प्रकृति है ना,
तो यह है विद्यार्थी के व्यवहार, जो विद्यार्थी है, चलिए यहाँ पे विद्यार्थी बना दे रहा हूँ, ठीक है, एक छात्र यहाँ पे मैं बना देता हूँ। चलो ये छात्र है, ठीक है, ये छात्र है। तो व्यवहारिक प्रकृति में क्या है, यह है विद्यार्थी के, इस जो विद्यार्थी मैंने बनाया है, इस विद्यार्थी के व्यवहार, अधिगम, रुचि, प्रेरणा, बुद्धि, व्यक्तित्व का अध्ययन का केंद्र माना जाता है, ठीक है। तो ये व्यवहारिक प्रकृति हो गई। इसके बाद है देखिए अनुपयुक्त प्रकृति। तो भैया अनुपयुक्त प्रकृति के अंतर्गत क्या आएगा, ठीक है, इसमें आप कैसे समझोगे, समझो। देखो, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग कक्षा शिक्षण, सीखने की समस्या, कक्षा अनुशासन, मूल्यांकन और पाठ योजना में करता है। शिक्षक को क्या है, वास्तविक शिक्षण स्थिति में समाधान देता है। शिक्षक को वास्तविक शिक्षण स्थिति में समाधान देता है। तो ये क्या हो गया, यह अनुपयुक्त प्रकृति हो गई। नेक्स्ट देखिए सकारात्मक यानी उपयोगी प्रकृति। तो ये सकारात्मक और उपयोगी प्रकृति कैसे समझो। देखो, एक बच्चा है, जैसे ये एक बच्चे का चित्र आप देख रहे हो, ये बच्चा है, इस बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाना है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप इस बच्चे को केंद्र में रख के शिक्षा दोगे तो वो शिक्षा अधिक प्रभावी होगी और प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में भी मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये जो हो गई वो हो गई आपकी सकारात्मक और उपयोगी। अब देखो नेक्स्ट जो अगला पॉइंट आपका बचा वो है विकासात्मक प्रकृति। तो विकासात्मक प्रकृति कैसे, देखो इसके बारे में समझो। देखो ये बच्चा है ना, ये बच्चा आप समझ रहे हो, ये बच्चा मैंने बना दिया है। तो देखो ये जो विकासात्मक प्रकृति है, ये बच्चे के शारीरिक है, मानसिक है और सामाजिक, भावात्मक तथा नैतिक विकास का क्या करती है, अध्ययन करती है, ठीक है। हर अवस्था, शैशव, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के अनुसार शिक्षा का क्या है, निर्धारण करता है। तो ये दोस्तों हो गई विकासात्मक प्रकृति। हो सकता है पॉइंट इसमें और भी हो, ठीक है, 7, 8, 10 पॉइंट भी जोड़ सकते हो आप इसमें। जैसे मैंने यहाँ तक 5 पॉइंट जोड़ दिए प्रकृति के, आप इसमें बढ़ा भी सकते हो, 10 पॉइंट भी कर सकते हो। जैसे व्यक्तिवादी प्रकृति हो गई, बहुत आप अभी पॉइंट हैं उनको भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के हमने देखो शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में समझा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है। चलिए अगली हेडिंग है वो है शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य। तो इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जो हमारी हेडिंग है, ये हेडिंग हमारी शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य यानी फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। बहुत ही आराम से हम इसको समझेंगे, कोई भी हमें समस्या नहीं आएगी समझने में। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, यानी इसकी हिंदी है विद्यार्थी को समझना। क्या है दोस्तों, विद्यार्थी को समझना। जैसे मैं यहाँ पे छात्र बना देता हूँ, विद्यार्थी बना देता हूँ, ठीक है। फिर आपको समझने में क्या होगी दोस्तों, आसानी होगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये देखिए क्या है, एक छात्र है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड यानी इसकी जो हिंदी है वो है विद्यार्थी को समझना। किस प्रकार से समझना है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको खुल के बता देता हूँ। जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान बच्चे के विकास की प्रक्रिया, ये जो बच्चा है ना, इसके विकास की प्रक्रिया, रुचि, क्षमताएं, आवश्यकताएं, अभिप्रेरणा, भावनाएं आदि को समझने में क्या करती है दोस्तों, सहायता करती है। इससे क्या है, शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझकर अनुकूल शिक्षण दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला जो पॉइंट है आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट, इस वाले को लेते हैं अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस, यानी इसकी अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये है सीखने की प्रक्रिया को समझना। सीखने की प्रक्रिया को किस प्रकार से समझना है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, यह सीखने के नियम, सिद्धांत, कारक व बाधाएं बताता है। सीखने को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उचित तरीके, रणनीतियाँ या फिर मॉडल को सुझाता है। जैसे अगर बच्चे को सीखने के अधिक प्रभावी बनाना है तो आपको नए नए तरीके से इस बच्चे को समझाना होगा, ठीक है। नई नई रणनीतियाँ बनानी पड़ेंगी और चार्ट मॉडल का यूज करके अच्छे से इसे आप समझा सकते हो। तो ये सीखने की प्रक्रिया को समझाना है। क्या है हेडिंग, अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस, यानी सीखने की प्रक्रिया को समझाना। उम्मीद करता हूँ ये भी हेडिंग आपके समझ में दोस्तों आई होगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, उसको भी समझ लीजिए।
देखो यहाँ पे है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड। तो इसकी हिंदी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो इसकी जो हिंदी है वो है शिक्षण विधियों का चयन। क्या है, शिक्षण विधियों का चयन। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखो कौन सी कक्षा में कौन सी शिक्षण विधि, जैसे मैं आपसे कहूँ कक्षा 1 से 5 तक, अगर मैं आपसे कहूँ कोई छोटा बच्चा है वो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ रहा है, 5वीं तक का छात्र है, तो उसके लिए टीचिंग मेथड अलग यूज करोगे आप। और कोई बच्चा अगर 6 से 8 तक की क्लास का है तो उसके लिए आप अलग टीचिंग मेथड यूज करोगे। कोई अगर क्लास में कोई बच्चा जो है वो 9 से 12वीं क्लास का है तो उसके लिए आप अलग टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करोगे। तो कौन सी कक्षा में कौन सी शिक्षण विधि, तकनीक या उपकरण प्रयोग किया जाए, इसी का हमको क्या करना है दोस्तों, मार्गदर्शन करना है। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको तो एग्जाम्पल जैसे गतिविधि आधारित, ठीक है, या फिर सहयोगात्मक, या फिर समस्या समाधान, या फिर प्रोजेक्ट विधि आदि। उम्मीद करता हूँ ये सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड आपके समझ में आया होगा। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग हमारी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी दोस्तों, यहाँ पे समझो ये वाली हेडिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में भी समझते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं आराम से, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपका हर लाइक, हर कमेंट हमें और भी बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास लगातार चल रही है, शाम को 7 बजे भी चल रही है। 7 बजे आपकी टॉपिक वाइज टॉपिक थ्योरी की क्लास मनोविज्ञान की चल रही है। और 8 बजे जो आपकी क्लास चल रही है दोस्तों वो है मॉक टेस्ट की, पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट के नाम से संगम सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको 3000 प्रश्न करा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों क्लासों को आप ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क क्लास है। तो चलिए हेडिंग को समझते हैं। हेडिंग क्या है हमारी, क्लासरूम मैनेजमेंट यानी कक्षा प्रबंधन। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी क्या है, कक्षा प्रबंधन। चलिए इसके अंतर्गत क्या आएगा, देखो कक्षा प्रबंधन यानी क्लासरूम मैनेजमेंट, इससे थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा। जैसे मैं अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो देखो इसमें क्या होगा, अनुशासन बनाए रखना। कक्षा प्रबंधन में क्या है, अनुशासन बनाए रखना, ठीक है। अच्छा शिक्षण वातावरण बनाना, क्या है, अच्छा शिक्षण वातावरण बनाना। इसके बाद सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन है। यह सब जो है वो शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब देखो जो हमारी इसमें अगला पॉइंट है वो है एवल्यूएशन एंड मेजरमेंट, ठीक है। ये क्या है, छात्र मूल्यांकन मापन। तो इसको भी अच्छे से समझिए। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए दोस्तों। तो ये हेडिंग थी अपनी छात्र मूल्यांकन व मापन। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो इसमें क्या आएगा, योग्यताओं, उपलब्धियों व व्यवहार का सही परीक्षण और मूल्यांकन कैसे यह सिखाता है, ठीक है। कैसे यह सिखाता है, परीक्षा निर्माण है, निदानात्मक व सामूहिक मूल्यांकन की जानकारी देता है। तो ये हो गया छात्र मूल्यांकन व मापन। उम्मीद करता हूँ ये आपको फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी अच्छे से समझ में आई होगी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है। देखो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व। दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा था, आप कमेंट करिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति। इसके बाद हमने पढ़ा था शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य। अब ये जो हमारा है वो चौथा टॉपिक है दोस्तों। चौथा टॉपिक क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व। देखो दोस्तों शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व कैसे है। देखो प्रभावी शिक्षण यानी इफेक्टिव टीचिंग में सहायता, यानी प्रभावी शिक्षण इफेक्टिव टीचिंग में सहायता कैसे करता है, इसको आप थोड़ा सा समझिए। शिक्षक को कैसे पढ़ाना है, कौन सी विधि अपनानी है, कौन सी तकनीकी उपयोगी होगी, इसका वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। देखो शिक्षक जैसे एक छोटा बच्चा है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए डिटेल से, तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। ये छोटा बच्चा है, ठीक है, ये छोटा बच्चा है कुछ इस तरीके से, ये छोटा बच्चा है।
अब देखो जैसे शिक्षक है, अब इस बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षक को कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाए जिससे कि जो शिक्षण है उसका वो प्रभावी बने, कौन सी विधि अपनाए इस बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो किस मेथड का यूज करे, कौन सी टेक्निक का उपयोगी है, कौन सी टेक्निक उपयोगी है, तकनीकी उपयोगी है, इसका वैज्ञानिक आधार इसका वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो ये इफेक्टिव टीचिंग में क्या करता है दोस्तों, सहायता। कौन? शैक्षिक मनोविज्ञान। कौन करता है? शैक्षिक मनोविज्ञान। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। चलिए अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानना। जैसे मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं कैसे, देखो एक क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम में एक बच्चा तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है क्लास में भिन्न भिन्न बच्चे होंगे। एक बच्चा हो गया, दो बच्चे हो गए, तीन बच्चे हो गए, इसी प्रकार से एक क्लास में हो सकता है 30 बच्चे हों, 40 बच्चे हों। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानना यानी हर बच्चा अलग होता है। तो ये बात आप जानते हो, हर बच्चा अपने में अलग है, ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान बुद्धि, रुचि, सीखने की शैली, गति जैसी विभिन्नताओं को पहचानने में मदद करता है। जैसे मान लो ये वाला पहला बच्चा है, ये पहला बच्चा है, ठीक है, तो इसकी देखो शैक्षिक मनोविज्ञान में इसकी जो बुद्धि है, बुद्धि यानी आईक्यू लेवल इस बच्चे का अलग होगा, इस बच्चे की रुचि अलग होगी और सीखने की शैली अलग होगी, गति भी अलग होगी, कोई तेजी से सीखेगा, कोई धीमी गति से सीखेगा। ये बच्चे क्या हैं, अपने अपने में सब अलग अलग हैं। क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे क्या हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग बच्चा अपने हिसाब से सीखेगा, ठीक है। किसी बच्चे की बुद्धि है वो कम होगी, किसी में मध्यम होगी, किसी में ज़्यादा होगी, किसी को सब्जेक्ट में रुचि होगी, किसी को नहीं होगी। तो वो कुछ बच्चे धीमी गति से सीखेंगे, कुछ बच्चे ज़्यादा तेज गति से सीखेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सबको क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानना है। यानी इससे क्या है, इससे यहाँ पे समझो, इससे व्यक्तिगत शिक्षण संभव होता है। इससे व्यक्तिगत जो शिक्षण है वो संभव होता है। किससे होता है? शैक्षिक मनोविज्ञान से। चलिए अगला पॉइंट, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। चलिए अगला पॉइंट समझिए आप। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कक्षा प्रबंधन में सहायता यानी क्लासरूम मैनेजमेंट। तो कक्षा प्रबंधन में सहायता, देखो अच्छा कक्षा वातावरण बनाना, सकारात्मक व्यवहार विकसित करना, अनुशासन बनाए रखना, यह सब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से आसान होता है। देखो आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो दोस्तों, आप बताओ क्या पढ़ रहे हो। देखो मैंने सबसे पहले आपको शैक्षिक मनोविज्ञान की आपको पढ़ाए थे, शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ बताया था, प्रकृति हो गई, कार्य हो गए, और ये जो हेडिंग आपकी चल रही है, ये दोस्तों कौन सी हेडिंग चल रही है, एक मिनट रुकिए, शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व चल रहा है, ठीक है। तो इसमें ये बताया जा रहा है आपको कि शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व क्या है, किस प्रकार से ये हेल्प करता है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान प्रबंधन में सहायता, तो ये पॉइंट था। तो इसमें क्या है, अच्छा कक्षा वातावरण बनाना है, सकारात्मक व्यवहार विकसित करना है, अनुशासन बनाए रखना है, ये सब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से क्या होता है, आसान होता है। तो ये पॉइंट आपने समझा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है वो है अभिप्रेरणा बढ़ाने में मदद। तो किस प्रकार से अभिप्रेरणा बढ़ाने में मदद मिलती है, इसको समझिए। अभिप्रेरणा बढ़ाने में मदद यानी मोटिवेशन बढ़ाने में मदद। देखो छात्र को पढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताता है। यानी छात्र को पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताता है। इससे सीखने की रुचि और उपलब्धि दोनों बढ़ती हैं। यानी जो बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, इसको किस सिद्धांत से पढ़ाएं जिससे कि इससे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और बच्चा प्रेरित हो सीखने के लिए। तो यही तो है शैक्षिक मनोविज्ञान। इसका यही कमाल है कि वो मोटिवेट करता है बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से आप पढ़ा रहे हो, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का यूज कर रहे हो। इससे क्या होगा, सीखने की जो बच्चे की रुचि है और उपलब्धि है वो दोनों बढ़ेगी। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? पॉइंट कह रहा है विशेष विद्यार्थियों की पहचान और सहायता।
भाई इस जो शैक्षिक मनोविज्ञान है ये विशेष बच्चों की पहचान और सहायता में भी मददगार है, तभी तो इसका महत्व है। ठीक है, कैसे देखो, मंद गति से सीखने वाले, प्रतिभाशाली और दिव्यांग इन बच्चों के लिए उचित शिक्षण रणनीतियां तैयार करने में मदद करता है। यानी कोई बच्चा जैसे है वो मंदबुद्धि वाला है तो इसे हमें किस हिसाब से सिखाना है, इसमें मदद करेगा शैक्षिक मनोविज्ञान। प्रतिभाशाली है तो इसके साथ कैसा व्यवहार करें, ठीक है, कैसे इसकी सहायता करें, तो ये हमें सिखाएगा। कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसको लिए किस प्रकार से शिक्षा देनी है, तो ये सब है, ये सब शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या है, महत्व है। अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट है हमारा, वो क्या है देखिए, वो है दोस्तों मूल्यांकन एवं मापन। तो मूल्यांकन एवं मापन के अंतर्गत समझिए, देखो परीक्षण, मूल्यांकन, अंकन व निदान परीक्षण कैसे करें, इसका आधार प्रदान करता है। कौन करता है, शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या करता है, परीक्षण, मूल्यांकन, अंकन व निदान परीक्षण कैसे करें, इसका क्या करता है, आधार प्रदान करता है। शिक्षक को वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन करने की क्षमता मिलती है, किससे, शैक्षिक मनोविज्ञान से। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट देखिए, ये बहुत ही प्रभावशाली पॉइंट है, इसको भी समझते हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा समझिए आप। देखो यहाँ पे हेडिंग है कक्ष में शिक्षक का निहितार्थ। क्या है, कक्ष में शिक्षक का निहितार्थ। ये जो देख रहे हो ये कक्ष में शिक्षक का क्या है दोस्तों, निहितार्थ है। यहाँ पे निहितार्थ और लिखना है आपको, क्या है, निहितार्थ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए। देखो इसमें जो पहला हेडिंग है आपका, वो हेडिंग है अधिगम आधारित शिक्षण। क्या है दोस्तों, अधिगम आधारित शिक्षण, यानी लर्नर सेंट्रिक टीचिंग। ठीक है, तो अधिगम आधारित शिक्षण क्या है, इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। देखो शिक्षक सीखने की प्रक्रिया को बालक को केंद्र में रखकर कार्य करेगा। जैसे ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है और इधर मैं बना दे रहा हूँ एक टीचर। ये देखिए टीचर है, ठीक है, ये जो टीचर है इस बच्चे को अगर केंद्र में रख के, केंद्र का मतलब यहाँ सेंटर में रख के, ठीक है, केंद्र में रख के अगर कार्य करेगा तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ेगी। यानी शिक्षक को सीखने की प्रक्रिया को बालक को केंद्र में रखकर कार्य करना चाहिए, पहला पॉइंट। नेक्स्ट बताता हूँ। देखो जो ये बच्चा है ना, ये जो बच्चा आप देख रहे हो, इस बच्चे का मतलब प्रत्येक बच्चे को उसकी गति, उसकी रुचि, उसकी क्षमता और उसकी पृष्ठभूमि का ध्यान रखना आवश्यक होता है। आप बताओ, अगर आप बच्चे की रुचि को इग्नोर कर दो, बच्चा कुछ सीखेगा ही नहीं। बच्चे की गति को इग्नोर करोगे तो भी बच्चा नहीं सीखेगा, उसकी क्षमता को नहीं पहचानोगे तो भी बच्चा नहीं सीखेगा। वो किस पृष्ठभूमि से आता है ये भी इसका आप पता नहीं करोगे तो भी नहीं सीखेगा। तो भाई आप शिक्षक को, आपको प्रत्येक बच्चे की गति, रुचि, क्षमता और पृष्ठभूमि का ध्यान रखना आवश्यक है। एक पॉइंट और समझाता हूँ। देखो रटने के बजाय समझ आधारित शिक्षण कराना है। इस बच्चे को आपको रटाना नहीं है, बल्कि रटने के बजाय समझ आधारित शिक्षण देना है। कैसा, समझ आधारित शिक्षण, ठीक है, समझाने पे अधिक जोर देना है। तो उम्मीद करता हूँ पहला पॉइंट आपके अच्छे से समझ में दोस्तों आया होगा। अब चलिए हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की बात। अगला पॉइंट है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट है दूसरे नंबर पे। ठीक है, आप पढ़ रहे हो कक्ष में शिक्षक का निहितार्थ। तो देखो दूसरा पॉइंट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान। अब जैसे आपका एक क्लास है, उसमें लगभग 20 बच्चे या 30 बच्चे, 35 या 40 बच्चे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, तो उसी के लिए पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान। यानी सभी बच्चे समान नहीं होते, ये बात आपको पता है कि सभी बच्चे समान तो नहीं होते। उनकी बुद्धि, बच्चे की रुचि और उनकी भाषा और उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। क्योंकि भाई 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों की बुद्धि अलग अलग होगी, 30 बच्चों की रुचि है वो अलग अलग होगी, भाषा भी अलग अलग होगी। हो सकता है कोई बंगाली हो सकता है कोई उर्दू हो सकता है कोई इंग्लिश हो सकता है कोई
किसी अदर भाषा में अदर भाषा जानता हो, तो रुचि भाषा भी अलग अलग हो सकती है, और भाई उनकी पृष्ठभूमि तो अलग अलग होगी ही, जाहिर सी बात है। तो सभी बच्चे समान नहीं होते, उनकी बुद्धि, रुचि, क्षमता, पृष्ठभूमि भिन्न होती है। इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई। इसके बाद इन्हीं सभी पॉइंटों को देखते हुए, ठीक है, शिक्षक को उसी अनुसार शिक्षण रणनीतियाँ, गतिविधियाँ और सामग्री तैयार करनी चाहिए। देखो, आप रणनीति किसके अनुसार बनाओगे बताओ? आपको रणनीति बनानी है, ठीक है। इसके बाद आपको गतिविधि करानी है। क्या करानी है दोस्तों? आपको गतिविधि करानी है, ठीक है। इसके बाद सामग्री भी तैयार करनी है। क्या है? सामग्री तैयार करनी है, सामग्री तैयार करनी है। आपको रणनीति बनानी है, गतिविधि आधारित शिक्षण कराना है, और सामग्री तैयार करनी है। तो ये सब किसके आधार पर? उन बच्चों के बुद्धि के आधार पर, रुचियों के आधार पर, भाषा के आधार पर, और पृष्ठभूमि भिन्न भिन्न है इसके आधार पर। तो उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान यानी सभी बच्चे समान नहीं होते, उनकी बुद्धि, रुचि, भाषा, पृष्ठभूमि भिन्न भिन्न होती है। शिक्षक को उसी अनुसार शिक्षण रणनीतियाँ, गतिविधियाँ और सामग्री तैयार करनी चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब देखो अगला पॉइंट, जो अगला पॉइंट है ये वाला लेते हैं, पॉइंट नंबर 3। ये आपका तीसरा पॉइंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझिए। चलिए, सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहन। ये आपका है सकारात्मक कक्षा वातावरण। क्या दोस्तों? सकारात्मक कक्षा वातावरण। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो, सकारात्मक कक्षा वातावरण किस प्रकार से? जैसे एक बच्चा ही है, ठीक है, आपकी कक्षा में विभिन्न बच्चे हैं, आपकी कक्षा में 25-30 बच्चे हैं, ठीक है। आप जानते हो एक कक्षा एक बच्चे से तो चलती नहीं है, 25-30 का समूह है। तो भैया कक्षा को भयमुक्त बनाओगे आप। पहली बात तो कोई भी भय नहीं रखोगे, ठीक है, भयमुक्त रखनी है। सहयोग बनाना है, ठीक है, सहयोग करना है। आनंदमय वातावरण बनाना है। क्या करना है? कक्षा में भयमुक्त करना है, कक्षा को सहयोग करना है और आनंदमय वातावरण बनाना है। अनुशासन सकारात्मक तरीकों से बनाए रखना है, ठीक है, दंड नहीं देना। क्या करना है? किसी भी बच्चे को दोस्तों दंड नहीं देना है। अनुशासन जो है वो सकारात्मक तरीके से बनाना है। तो यही इसका मतलब था, सकारात्मक कक्षा व वातावरण। तो सकारात्मक कक्षा व वातावरण के अंतर्गत आपने क्या समझा? आपने समझा कक्षा में भय मुक्त रखना है, सहयोगी और आनंदमय वातावरण बनाना है, अनुशासन सकारात्मक तरीकों से बनाए रखना है, उन्हें दंड नहीं देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। जो अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, वो है, देखिए, आपका सतत व व्यापक मूल्यांकन। सतत व व्यापक मूल्यांकन। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा समझो, सतत व व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखो, समय समय पर बच्चे की प्रगति का आकलन करना। भाई सतत व व्यापक मूल्यांकन है, तो भाई समय समय पर बच्चे की प्रगति का आकलन करना है। केवल परीक्षा नहीं, मेरी बात को समझो, केवल परीक्षा नहीं, बल्कि क्या है? बल्कि प्रोजेक्ट, अवलोकन, असाइनमेंट, मौखिक कार्य आदि का मूल्यांकन में उपयोग करें। मेरी बात को आपने समझा? समय समय पर बच्चे की प्रगति का आकलन करते रहना है, ठीक है, करते रहना है। केवल परीक्षा नहीं, ये नहीं कि आपने वार्षिक परीक्षा ले ली या अर्धवार्षिक परीक्षा ले ली और हो गया खेल खत्म, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। केवल परीक्षा नहीं, और क्या? प्रोजेक्ट बनवाओ, असाइनमेंट है, मौखिक कार्य है, अवलोकन है, ठीक है। इन सब कार्यों का भी मूल्यांकन आप करते रहिए। नेक्स्ट समझिए, अगला जो पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है भाषा प्रभावी उपयोगी, यानी भाषा प्रभावी उपयोग। यहाँ पे देखो थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, इसे आप प्रभावी पढ़ना, ठीक है, प्रभावी। इसे क्या पढ़ोगे आप? प्रभावी पढ़ोगे। तो भाषा का प्रभावी उपयोग। तो इस प्रकार से समझो, इसमें देखो ये पॉइंट ये वाला है, भाषा का प्रभावी उपयोग, ठीक है। ये हमारी हेडिंग है। देखो भाषा क्या है? सरल, स्पष्ट और बालक की मातृभाषा, स्थानीय भाषा का यथासंभव प्रयोग है इसमें।
सरल स्पष्ट, बालक की मातृभाषा, स्थानीय भाषा का यथासंभव प्रयोग। नेक्स्ट, बच्चों को चर्चा, प्रश्न पूछने और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना है। यानी जो छात्र हैं, ये जो छात्र हैं, बहुत सारे छात्र हैं, इन बच्चों को चर्चा करने, प्रश्न पूछने का अवसर और अपने विचार को व्यक्त करने का अवसर देना है। यही क्या है, भाषा का प्रभावी उपयोग है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वीडियो थी आपकी यहीं पे समाप्त हो गई। टॉपिक आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताना है। ठीक, मैंने आपको बताया मनोविज्ञान की बिल्कुल निःशुल्क क्लास चल रही है, बिल्कुल निःशुल्क क्लास चल रही है दोस्तों, बिल्कुल शुरू से पूरा कोर्स आपको कराया जा रहा है। तो आप शाम को 7 बजे जुड़िएगा। 7 बजे टॉपिक वाइज चल रहा है। क्या है दोस्तों, शाम को टॉपिक वाइज, और 8 को जो है वो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। तो 7 और 8 बजे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी कारण से आप 7-8 बजे नहीं जुड़ पाते हो दोस्तों, तो कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, आप प्लेलिस्ट से भी पढ़ लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा, आपका हर लाइक, हर कमेंट हमें और भी बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए YP एजुकेशन ट्रिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।